गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th के व्यावसायिक अध्ययन में यूनिट 7 का चैप्टर नंबर 15 व्यावसायिक वित्त बिजनेस फाइनेंस। और हमारा आज का टॉपिक है समता अंशों के लाभ एवं हानि। तो हम स्टार्ट करते हैं। समता अंश यानी इक्विटी शेयर्स के क्या क्या एडवांटेज हैं और क्या क्या उसके डिसएडवांटेज या डीमेरिट्स हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहले इसके एडवांटेज लाभ से। तो पहला पॉइंट है इसमें दीर्घकालीन पूंजी, दूसरा है लोचपूर्ण लाभांश नीति, तीसरा है बंधक मुक्त, चौथा है साख में वृद्धि, पांचवा है लाभों का पुनर्विनियोग संभव, छठवां है विनियोक्ताओं को लाभ, सातवां है प्रबंधन में भागीदारी और आठवां पूंजी लाभ। तो इसमें इसके ये जो 8 पॉइंट हैं, इसमें से जो मेन 5 पॉइंट की डिटेल में आपको समझाता हूँ, उसे आप ध्यान से सुनिएगा। और उसमें यदि कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो मैं स्टार्ट करता हूं। पहला पॉइंट दीर्घकालीन पूंजी। क्षमता अंशों के निर्गमन द्वारा कंपनी को स्थायी तथा दीर्घकालीन पूंजी सरलता से प्राप्त हो जाती है। इस पूंजी को समापन से पूर्व वापस करने की आवश्यकता नहीं होती। तो जो इक्विटी शेयर्स के द्वारा यानी इक्विटी शेयर इशू करके जब कंपनी अपनी कैपिटल इकट्ठी करती है तो यह कैपिटल फिक्स कैपिटल या लॉन्ग टर्म कैपिटल के रूप में कंपनी के पास आ जाती है। और जो शेयर कैपिटल होती है उसे कंपनी अपने लाइफ टाइम में कभी भी रिटर्न नहीं करती। केवल रिटर्न करने के लिए जब कंपनी का बाइंड अप होता है यानी कंपनी द्वारा कंपनी का जब समापन होगा, कंपनी जब बंद कर दी जाएगी, उसी कंडीशन में जो समता अंशों की पूंजी है उसे वापस किया जाता है। यानी इक्विटी शेयर कैपिटल है वह केवल उसी कंडीशन में रिटर्न होगी जब कंपनी की वाइंड अप होगी, कंपनी का समापन होगा। इसलिए जो समता अंश है वह दीर्घकालीन पूंजी यानी लॉन्ग टर्म कैपिटल या फिक्स्ड कैपिटल अर्न करने का सबसे मेन सोर्स होता है। अगला है लोचपूर्ण लाभांश नीति, यानी इनकी जो डिविडेंड पॉलिसी है वह फ्लेक्सिबल होती है। उसके अंदर इलास्टिसिटी होती है, यानी जो समता अंशों की दशा में लाभ होने पर ही लाभांश का भुगतान करना पड़ता है। यदि कंपनी को लाभ प्राप्त नहीं होते तो लाभांश देने का सवाल उत्पन्न नहीं होता। तो जो कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग जो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं उन्हें डिविडेंड उसी कंडीशन में मिलता है, यानी जो लाभांश है वह उसी स्थिति में प्राप्त होगा जब कंपनी को लाभ होंगे। यदि कंपनी को लाभ नहीं होता है या कंपनी को कोई प्रॉफिट्स नहीं होते हैं तो ऐसी कंडीशन में कंपनी बाउंडेड नहीं होती इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड देने के लिए। अगला है बंधक मुक्त, यानी जो हमारे इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं या इक्विटी शेयर्स होते हैं इनको इशू करने के लिए या इनके द्वारा जब कंपनी अपनी कैपिटल इकट्ठी करती है, कैपिटल गेन करती है, तो ऐसी कंडीशन में कंपनी को कोई भी अपनी फिक्स असेट्स या कोई अन्य असेट्स या सिक्योरिटीज़ मॉर्गेज के रूप में रखने की आवश्यकता नहीं होती है। बिना मॉर्गेज के ही यानी कंपनी अपनी कैपिटल विदाउट मॉर्गेज रिसीव कर सकती है, प्राप्त कर सकती है। अगला है साख में वृद्धि, यानी क्रेडिट या कंपनी की गुडविल इंक्रीज होना। कंपनी के पूंजीकरण में समता अंशों के रहने पर कंपनी की साख में वृद्धि होती है, यानी कंपनी जब अपनी कैपिटल गेन करती है और ऐसी कंडीशन में उसके पास इक्विटी शेयर के द्वारा जब कैपिटल आती है तो ऐसी कंडीशन में उसकी जो गुडविल है, कंपनी की गुडविल है, कंपनी की क्रेडिट है, वह बढ़ जाती है। अगला है लाभों का पुनर्विनियोग संभव, यानी जो हमारे प्रॉफिट हैं उनको हम री इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। ऐसे अंशों में लाभ देना क्योंकि अनिवार्य नहीं होता, अतः कंपनी के विकास हेतु लाभों का पुनर्विनियोग करना संभव होता है। तो जो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं उन्हें डिविडेंड देना कंपलसरी नहीं है, यानी कंपनी को जब प्रॉफिट होंगे, कंपनी को जब बेनिफिट होंगे तभी वो उसको डिविडेंड बांटेगी। तो ऐसी कंडीशन में जो कंपनी है अपने डेवलपमेंट के लिए या कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए जो कंपनी के बेनिफिट हैं, जो प्रॉफिट होते हैं, उनको वो री इन्वेस्ट भी कर सकती है। इसी में अगला है विनियोक्ताओं को लाभ। समता अंश विनियोक्ताओं के लिए
अनेक दृष्टि से लाभदायक होते हैं। जोखिम अधिक होने की दशा में लाभ भी अधिक होते हैं, अतः लाभांश अधिक मिलता है। तो जो इन्वेस्टर होते हैं उनके लिए भी इक्विटी शेयर बेनिफिशियल होते हैं, क्योंकि इसमें रिस्क जो इक्विटी शेयर होते हैं इनमें रिस्क अधिक होती है, और जब रिस्क अधिक होगी तो उसके प्रॉफिट भी या उसके बेनिफिट भी अधिक होते हैं। वैसे भी कहा जाता है मोर रिस्क मोर प्रॉफिट, नो रिस्क नो प्रॉफिट। तो स्टूडेंट, ये थे इक्विटी शेयर के एडवांटेजेस यानी उसके लाभ। अब हम इसके हानियों की या उसके दोषों की चर्चा करते हैं। तो इसमें दोष है प्रबंध में नियंत्रण व हस्तक्षेप, दूसरा अति पूंजीकरण का भय, तीसरा अधिक लागत, चौथा सट्टेबाजी, पांचवा लाभांश की अनिश्चितता, छठवां पूर्ण क्रय का अधिकार, और सातवां समापन पर हानि की संभावना। तो इसमें हम पहला पॉइंट देते हैं प्रबंध में नियंत्रण व हस्तक्षेप। समता अंश हस्तांतरणीय होते हैं और इनमें पूर्ण मताधिकार प्राप्त होता है, अतः कभी कभी कंपनी के ऐसे अंश अधिक खरीद कर कोई व्यक्ति या समूह उस पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित कर सकता है। सामान्य दशा में भी समतांशधारी कंपनी के प्रबंध में नियंत्रण व हस्तक्षेप रखते हैं। प्रबंधकों को इनमें सदैव भय बना रहता है। तो जो इक्विटी शेयर जो होते हैं वो ट्रांसफरेबल होते हैं, जैसा हमने पहले भी पढ़ा है। और जो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं उन्हें वोटिंग राइट प्राप्त होता है, उनके पास वोटिंग राइट होता है। वो संस्था के कंपनी के किसी भी प्रस्ताव पर, किसी भी प्रपोजल पर वोट करने का राइट उनके पास होता है, रखते हैं वो अपने पास। ऐसे में कुछ अंशधारी, या ऐसे में हम ये कहें कि जब कोई व्यक्ति कंपनी के अधिक अंश खरीद लेता है तो ऐसी कंडीशन में वह कंपनी के ऊपर अपना पूरा नियंत्रण, फुल कंट्रोल कर सकता है। और अगर नॉर्मली कंडीशन में भी देखें तो जो शेयर होल्डर होते हैं वो कंपनी के मैनेजमेंट में या उसके कंट्रोल में अपना इंटरफेरेंस रखते हैं, और इससे मैनेजर्स को प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। दूसरा है अति पूंजीकरण का भय। समता अंशों के जारी किए जाने पर अति पूंजीकरण का भय बना रहता है। ऐसी दशा में इनकी संख्या कम करना अति कठिन होता है। तो जो इक्विटी शेयर्स इशू किए जाते हैं जिसके कारण हमारी कंपनी के अंदर ओवर कैपिटलाइजेशन का डर रहता है, उसका फियर हमेशा बना रहता है। और ऐसी कंडीशन में जब हमारे सामने इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं, यानी ओवर कैपिटलाइजेशन की प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तो उस कंडीशन में यदि हम इक्विटी शेयर्स को कम करना चाहें तो हम कम नहीं कर सकते हैं। अगला है अधिक लागत, ओवर कॉस्ट। इन अंशों की लागत ऋण पूंजी की लागत से अधिक होती है, अतः केवल इनके द्वारा पूंजी प्राप्त करने पर व्यापार का लाभ उठाना संभव नहीं होता। तो जो इक्विटी शेयर होते हैं इनकी जो कॉस्ट है वह बोरोड कैपिटल से अधिक होती है। ऐसे में इनके द्वारा जो हमें बेनिफिट मिलने चाहिए थे वह बेनिफिट या वो प्रॉपर बेनिफिट कंपनी को नहीं मिल पाते हैं। अगला है सट्टेबाजी। इन अंशों में जोखिम अधिक होने के कारण सट्टेबाजी की अधिक आशंका रहती है। इनके मूल्यों में कृत्रिम उतार चढ़ाव होते रहते हैं। कंपनी की साख पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो जो इक्विटी शेयर्स होते हैं इनमें रिस्क बहुत ज़्यादा होती है, जिसके कारण गैम्बलिंग या सट्टेबाजी जैसी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। और इनके जो मूल्य होते हैं इसमें आर्टिफिशियली फ्लैक्चुएशन बने रहते हैं, यानी जो कंपनी के मैनेजर्स हैं वो इनमें, इनकी रेट्स में, इनकी प्राइजेस में, इक्विटी शेयर के जो प्राइजेस हैं उनमें उतार चढ़ाव करते रहते हैं, जिसके कारण कंपनी की जो गुडविल है, कंपनी की जो क्रेडिट है, उस पर नेगेटिव इफेक्ट आते हैं। अगला है लाभांश की अनिश्चितता। समता अंश में लाभांश पूर्वाधिकारी अंशधारियों के लाभांश व दायित्वों का निपटारा करने के उपरांत प्राप्त होता है। लाभ की मात्रा कम होने पर कभी कभी इनका आवंटन नहीं हो पाता व इनका पुनर्विनियोग कर दिया जाता है। इस प्रकार इसमें लाभांश की दर अनिश्चित होती है। तो जो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं या इक्विटी शेयर्स जो होते हैं उस पर जो डिविडेंड है वो पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड दिया जाता है, उनकी जो लायबिलिटीज़ होती हैं उनको पे किया जाता है। उसके बाद इक्विटी शेयर्स पर डिविडेंड दिया जाता है। तो ऐसी कंडीशन में जब हमारे प्रॉफिट कम होते हैं या जो प्रॉफिट है वो कम मात्रा में हुआ, तो ऐसी कंडीशन में जो डिविडेंड अलॉट करने का काम है वह प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता। और यही कारण है कि जो इक्विटी शेयर्स होते हैं इनके डिविडेंड में अनिश्चितता रहती है।
सो स्टूडेंट, ये थे समता अंश के लाभ और हानियाँ जो आपको समझ में आए होंगे। इनसे रिलेटेड यदि आपके कोई डाउट्स या क्वेरीज हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं या मुझसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं। सो स्टूडेंट, थैंक यू।